हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 18 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। और इसके साथ में जो साथी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो लोग तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी की तैयारी आप लोगों की इस चैनल पे करवाई जा रही है, जहाँ पे आपकी रीजनिंग की जो क्लासेस है वो क्या नाम एनालॉजी और कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है। तो जिन साथियों ने इस क्लास को नहीं देखा है वो लोग भी जाकर क्या करें, क्लास को देख लें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया गया। जो लोग बिल्कुल रीजनिंग नहीं जानते हैं वो लोग भी आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में नीतीश कुमार एनडीए को बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। उन्होंने 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। भाजपा से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 14 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 5 जनता दल, 7 भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी एक से एक मंत्री शामिल है। एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों में 125 सीटें जीत ली। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी क्या नाम बिहार विधानसभा के आपके चुनाव हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के होने के साथ साथ वहाँ पे जो सरकार बनी है वो नीतीश कुमार की बनी है। अब इसके साथ साथ में क्या हुआ, इससे पहले वो सीएम रह चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, इससे पहले बिहार के वो सीएम रह चुके हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अब बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन बन गए हैं, नीतीश कुमार, जो कि पहले भी थे। ये भी आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें बिहार के राज्यपाल की, तो बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। फागू चौहान ने राजभवन में इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो जाती है, ये 7वीं बार बिहार के सीएम के पद की इन्होंने शपथ ली हुई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो भाजपा से तारकिशोर प्रसाद और इसके साथ साथ रेणु देवी, इनको भी क्या उप मुख्यमंत्री की यहाँ पे शपथ दिलाई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी कि जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई है, तो ज़्यादातर जहाँ पे स्टेट यानी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री आपके जरूर बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य क्या है, मुख्यमंत्री के साथ साथ में उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे बनाए जाने लगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्या, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी आपके वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इसके साथ में अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे 14 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 5 जनता दल, 7 भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम के विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी से एक एक मंत्री यहाँ पे शामिल हुए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं विधानसभा की। और यहाँ पे कितनी इन्होंने जीती हैं, 125 सीटें यहाँ पे जीत ली हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई हो। अभी क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि बिहार मंत्रिमंडल की आप अलग से एक वीडियो बना दें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि वहाँ पे राज्य मंत्री कौन बनाया गया, ऊर्जा मंत्री कौन बनाया गया। मतलब एक वीडियो में 14 से 15 मिनट के वीडियो में एक आपका बिहार मंत्रिमंडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ठीक है, और यहीं पे विधानसभा की बात करें तो 243 सीटें हैं और 125 यहाँ पे सीटें इनको जीती हैं। इसी के साथ में ये देखो नीतीश कुमार है, ये भी आप लोगों को पता होगा। आई थिंक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। अभिनेता सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान अपने मानवीय कार्यों हेतु प्रशंसा पाने बाद सोनू सूद को इस उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। सोनू सूद कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों और अपने घर में जाने की मदद के करने के साथ साथ मास्क, भोजन, मोबाइल फोन कई अन्य मदद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने यानी कि ECI ने अभी हाल ही में क्या पंजाब स्टेट का आइकन किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब स्टेट का आइकन किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन लगा था इंडिया में, यानी 22 मार्च से जब आपका कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, कई सारे जो प्रवासी मजदूर थे ये अपने घर नहीं जा पा रहे, तो इसको देखते हुए इन्होंने मास्क है, भोजन है, मोबाइल फ़ोन, कई अन्य सारी और मदद यहाँ पे की हुई थी। इसी कारण से क्या है कि इनको पंजाब का स्टेट का आइकन नियुक्त किया गया है। किसका? भारतीय चुनाव आयोग का। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें पंजाब के CM की तो कौन हो जाएंगे? अमरिंदर सिंह यहाँ के CM हो जाएंगे। अब आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या बताना, क्वेश्चन ऑफ द डे बताना है कि पंजाब के राज्यपाल कौन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे में बताना कि पंजाब के राज्यपाल कौन है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और यहाँ पे CM तो मैंने बता ही दिया कौन है, अमरिंदर सिंह है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्विटास बैंक ने महिलाओं के लिए खाता लॉन्च किया। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के उद्देश्य से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ईवा एक अद्वितीय बचत खाता है जो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की भलाई को संबंधित करने की कोशिश करता है। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट को एक नए ब्रांड के रूप में विकसित यहाँ पे किया हुआ। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आप लोगों को याद रखना है कि एक्विटास ये बैंक है। ठीक है, ये नई एक बैंक है, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग SBI पता होगा पंजाब, लेकिन ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक्विटास एक बैंक है जिसने क्या है कि महिलाओं के लिए एक खाता लॉन्च किया हुआ है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य क्या है कि एक महिलाओं के लिए खाता यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है जरा ये भी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये महिलाओं से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को क्या रखना कि इसकी अगर हम बात करें कि इसकी फाइनेंस के रूप में इनको आप जानते ही होंगे, ये कौन है? स्मृति मंधाना, जो महिला क्रिकेटर के रूप में इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो उस जो खाता है उसका कोई नाम रखा है, जैसे बचत खाता होता है, करंट खाता होता है, इसी तरीके से क्या नाम इसका नाम दिया गया? ईवा नाम दिया गया। ईवा एक अद्वितीय बचत खाता है जो क्या करेगा? ये स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की भलाई करने की संबोधित कोशिश करेगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक्विटास ने अभी हाल ही में एक खाता लॉन्च किया है, तो वो खाता किसके लिए लॉन्च किया? महिलाओं के लॉन्च किया है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ईवा एक अद्वितीय खाता है जिसके साथ साथ क्या होगा? स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहले महिलाओं को यहाँ पे संबोधित करने की एक कोशिश करें। इसकी अगर बात करते हैं कि ये इसकी जो महिला क्रिकेटर नए ब्रांड के रूप में ये भी घोषित किया गया, कौन? स्मृति मंधाना। तो ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्विटास बैंक की अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको घोषित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। और ये कौन है? स्मृति मंधाना। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 12वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जो वर्चुअल प्रारूप से होगा। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस की जा रही है। थीम क्या है इसकी? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास। शिखर सम्मेलन में नेताओं, बहुपक्षीय प्रणाली, कोविड-19 उपायों, काउंटर टेररिज्म, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदान प्रदान सहित वैश्विक संदर्भ में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे मुख्य ये अभी हाल ही में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो अगर आप
क्या आपको याद रखना है, 12वें विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है, रूस में, जिसका रूस में क्या हुआ है, रूस में जिसका आयोजन हुआ है। ये भी आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या याद रखना है, इसकी थीम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कई बार आप लोगों से बताया है कि थीम, जितनी भी कोई भी सरकारी योजना हो रही है, कुछ भी जो हो रहा है, आपको अगर थीम वहाँ पे बन रही है तो थीम जरूर याद रखना, क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक कोई ना कोई थीम देखने को जरूर मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इसकी थीम क्या आखिर है। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास की यहाँ पे बात की गई। किसकी, अभिनव विकास की यहाँ पे बात की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भाई इसमें क्या क्या होगा, ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है इसमें किसकी बात करेंगे, ये भी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को बताना है कि कोविड-19 के उपायों, मतलब कोविड-19 के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसका बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो यही सब पूरे प्रमुख जो मुद्दे हैं ये ग्लोबल स्तर पे यहाँ पे बात की जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ब्रिक्स की। ठीक है, तो ब्रिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ब्रिक्स में अगर आपसे पूछ ले कि कितने सदस्य यहाँ पे, कितने देश शामिल हैं, तो टोटल कितने देश शामिल हैं, 5 देश यहाँ पे शामिल है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रिक्स की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और आपका चीन हो जाएगा। इसके बाद में साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका अगला, यानी कि अगले 13वें विश्व सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत करेगा। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 13वें विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा, तो 2021 में, और कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और 12वां किसने किया हुआ है, तो ये रूस ने किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमराल्ड ने प्रतिष्ठित JNA पुरस्कार जीत लिया है। कोयम्बटूर स्थित एमराल्ड जेवेल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड ने JNA द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। JNI अवार्ड कार्यक्रम आभूषण और रत्न व्यापार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के कार्यक्रमों में से एक है। यह उन कंपनियों को सम्मानित करता है जो आभूषण उद्योग में नवाचार उत्कृष्टता को बनाए रखती है। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे JNA पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाएगा कि JNA पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि ये आभूषण है, जो गहने होते हैं उसके उद्योग से रिलेटेड संबंधित है, जो क्या करते हैं, नवाचार करते हैं, नई नई चीज़ों को बनाते हैं, नए नए तरीके से उसको यूज करते हैं और नए तरीके से उसका इन्वेंशन करते हैं, उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है, JNA पुरस्कार है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे, कोयम्बटूर में ये पुरस्कार दिया गया। जैसा देखो यहाँ पे दिख रहा होगा JNA पुरस्कार, ठीक है, 2020। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये JNA अवार्ड है जो आभूषण और रत्न व्यापार में सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी याद रखना है, जो आभूषण उद्योग में नवाचार उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे बात की जाती है। और ये आप लोगों को पूरी तरीके से याद हो गया होगा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर 2020 जो पुरस्कार है, JNA पुरस्कार, ये अभी हाल ही में जीत लिया गया। ठीक है, तो ये किसने जीता है, तो एमराल्ड ने यहाँ पे जीत लिया है। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात रिकॉर्ड किया। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है। मणिपुर में सिर्फ 757 के साथ साथ खराब प्रदर्शन किया गया। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले आपने जनगणना को पढ़ा होगा। ठीक है, जो 2011 की जनगणना है, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखो। और क्या बता दें, अभी नए सेशन में पूरा जनगणना को एक अलग टॉपिक्स बैग से पूरा करवा देंगे। तो आप लोगों को चैनल को लगातार बने रहना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बहुत पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात जो है ये किसका अभी रिकॉर्ड किया गया, तो वो किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज को कैसे मेजर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पे जो महिलाएं हैं
वो कितनी है, ये देखा जाता है। 1000 पुरुषों को देख लिया जाता है, और तो कहने का तात्पर्य क्या, 1085 यहाँ पे क्या है, महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो दर्ज किया गया। तो पुरुषों से कितना ज़्यादा है, 85 यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गई होगी पूरी बात। इसके साथ साथ अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का केवल और केवल 757 सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो 1000 पुरुषों पे यहाँ पे निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या कितनी है, और ये किसके अनुसार हुआ, 2018 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो किसने बताया, नागरिक पंजीयन प्रणाली के आधार पर इन चीज़ों को बताया गया। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में सबसे लिंगानुपात रिकॉर्ड करने वाला स्टेट कौन सा बन गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कितना है, तो 1085 आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस परिषद की संस्था को मनाने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की देखरेख के लिए 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस की परिषद की स्थापना की गई। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखो बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस की यहाँ बात हो रही है, तो ये कब मनाया गया, 16 नवंबर को, ये अभी हाल ही में मनाया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हर साल कब 16 नवंबर को ये मनाया जाता है, कब हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना यहाँ पे की गई है। कब, ये क्योंकि 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की यहाँ पे स्थापना की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में क्या है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब, 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1966 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वर्तमान की बात करें कि भाई प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या याद रखोगे, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, जो प्रेजेंट टाइम में भारतीय प्रेस परिषद के यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जब तक आपने पूरी डिटेल्स में अगर करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है, तो आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को वहाँ पे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखना है, और देखने के बाद आप लोगों को रिवीजन कहाँ से करोगे, तो रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ है, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 नवंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ और क्या याद रखेंगे कि आपके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ये इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसके साथ साथ में आप लोग हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को डेली की डेली यहाँ पे अपडेट मिलते रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब यहाँ पे लाइव होंगे तो आप लोगों को वहाँ मैसेज नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी किसकी, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों से आप लोगों के लिए क्या है कि रीजनिंग की क्लास है, ये आप लोगों की स्टार्ट कर दी गई है, जिसका एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और एनालॉजी के साथ में कोडिंग और डिकोडिंग का पहला जो पार्ट है ये अपलोड कर दिया गया। तो वो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाके चैनल पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसकी एक रणनीति की भी कि 30 दिन में कैसे एग्जाम को क्रैक करें, इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो लोग भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और देखो स्टार्टिंग क्या करिए कि आप सुबह सुबह अपने जो 30 से 35 मिनट हैं, ये डेली की डेली आप करंट अफेयर सुबह ही देख लीजिए करें, उसको डिले मत करिएगा।
उसके साथ साथ क्या होता है कि आप 30 से 35 मिनट का आप करंट अफेयर आपने देख लिया, आप दिन भर जो भी पढ़ना चाह रहे हैं वो फिर आप दिन भर अपना पढ़ता रहिए, दिन भर आप पढ़ते रहिए और आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से तैयार होता चलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने का एक यही अच्छा तरीका होता है कि करंट अफेयर को आप सुबह ही नोट कर लें, या आप जैसे भी पढ़ते हैं आप उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, जिससे क्या होगा, डेली की डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।